नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का राम सीरीज में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं राम सीरीज का आज है पहला एपिसोड पर बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस की। मैंने ना अपने टेलीग्राम चैनल पे पीपीटी बना के डाल दी थी। आपको वहां से क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से आपको पीपीटी उठानी है और उसको प्रिंट निकला लेना, क्योंकि वो एसएससी 2024 के हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जिनको अपन आज से एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैंने पूरी पीपीटी निकाली है, मेरे पास सिर्फ पेज रहेगा जिसको मैंने पूरा पीपीटी फॉर्म में निकाल लिया है। अब मैं इन्हीं को क्या कराऊंगा, एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो आप टाइम खराब करते हैं नहीं, और आपसे क्या होगा कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ वो आपको सीधा स्क्रीन पे शो हो जाएगा। 10 सेकंड के आसपास आपके स्क्रीन पे शो रहेगा। उसके बाद में अपन उसको सीधा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चालू करें राम सीरीज। रेडी सारे के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार का छापा मारा गया? क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा? मतलब कि जो चटगांव शस्त्रागार, बोलो भैया ये चटगांव शस्त्रागार क्या है? चटगांव शस्त्रागार क्या है? क्या हुआ था चटगांव में? ऐसा क्या काम हो गया था? ऑप्शन देखो, सूर्य सेन, रास बिहारी बोस, बादल गुप्ता, हेमू कालाम। अब अपन बात करने वाले चटगांव शस्त्रागार की। ये चटगांव शस्त्रागार क्या था? आइए चटगांव शस्त्रागार पर पहले अपन चर्चा करते हैं, फिर इसके ऑप्शंस में चलेंगे। ऑप्शंस अपने लिए एक इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस। जो रास बिहारी बोस है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपन चालू करते हैं चटगांव शस्त्रागार। अपन बात करने वाले हैं चटगांव शस्त्रागार क्या क्या है? चटगांव शस्त्रागार क्या है? चटगांव शस्त्रागार, तो शस्त्रागार तो आप सब परिचित हो। शस्त्रागार क्या होता है? जहां पे है ना अपन सेना से रिलेटेड जो भी सामान होता है अपन वहां पे रखते हैं। जैसे गोला बारूद हो गया, बंदूक हो गई, बंदूक में रखने वाली जो मैगजीन हो गई वो हो गई, ये होता है शस्त्रागार। मतलब ये चटगांव शस्त्रागार है, तो मॉडर्न इश्यू से रिलेटेड है। मॉडर्न इश्यू से रिलेटेड है। अपन बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार पहले बात करते हैं कि ये कब हुआ। इसकी डेट है 18 अप्रैल 1930। ये है 18 अप्रैल, ये जो कांड हुआ था 18 अप्रैल 1930 को हुआ था चटगांव शस्त्रागार। इसमें क्या हुआ था? इसमें अपना क्रांतिकारी का समूह था। उसने क्या करा, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थान है चटगांव, उसमें वहां पे गए, एक शस्त्रागार था उसको क्या है लूट लिया, और वहां पे जो अपने बंदी सिपाही थे उनको क्या कर लिया, रिहा करवा दिया था। इसके क्या क्या इन्होंने किसी चीजों को बात देखी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जो 2 से 3 जने थे इंपॉर्टेंट, ये किसके नेतृत्व में, तो किसके 2 से 3 जने थे कि भैया ये थे इंपॉर्टेंट, उसका भी पूछ लेता है तो उनके बारे में बात करने वाले। ये थे। इसमें एक महिला थी जिसकी क्या है कि चटगांव शस्त्रागार के दौरान जैसे ये करवाते हैं, इसके दौरान इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो सवाल पूछ सकता है कि भैया इस समय जो महिला थी वो कौन सी महिला थी जो चटगांव शस्त्रागार के दौरान इस महिला की मृत्यु हो गई थी? महिला भी का नाम भी पूछ सकता है। तो अपन उस पर अपन चर्चा करते हैं। पहले अपन बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार की डेट 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार की घटना घटित होती है। पहला पॉइंट यहां से क्लियर है। सेकंड, अब ये जो चटगांव शस्त्रागार था इसको करने वाली जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी वर्ड यूज करेंगे अपन, इसको करने वाले जो क्रांतिकारी थे वो थे रिपब्लिकन सेना, भारतीय रिपब्लिकन सेना। भारतीय रिपब्लिकन सेना के सदस्य थे। सेना के क्या थे? सदस्य थे। अब ये जो घटना को अंजाम देने वाले थे वो भारतीय रिपब्लिकन सेना के मेंबर या फिर सदस्य थे। चलो भैया, अब इन सदस्यों ने क्या किया? इन सदस्यों ने क्या किया? बात करते हैं यार, इन सदस्यों ने जो जो कलकत्ता
जो कलकत्ता में जो बॉम्ब, एक सेकंड, ये तो हुआ कलकत्ता में। भारतीय रिपब्लिकन सेना सदस्य, एक सेकंड, इन सदस्यों ने 2 प्रेसिडेंसी, एक तो ये, एक इधर, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कोई ना, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी की, बंगाल प्रेसिडेंसी में जगह है चटगांव, बंगाल प्रेसिडेंसी में चटगांव स्थान पर। बंगाल प्रेसिडेंसी में चटगांव, तो चटगांव स्थान पर शस्त्रागार को लूटा, शस्त्रागार को लूटा। लो जी, अपना जो क्रांतिकारी को जो समूह था, उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर चटगांव स्थान पर शस्त्रागार को लूटा। भैया लूट तो लिया, बढ़िया है, लूटना भी था। अभी बोले लूट रहा है तो कोई कई चीजों को बातें की गई, उससे पहले मैं बताने वाला हूं। जैसे लूट एक समय ना 4-5 सुविधाएं थी जो अच्छी हुई थी, जैसे तार व्यवस्था थी। तार व्यवस्था के थ्रू 2 चीजें काम कर रही है, 2 से कुछ चीजें काम कर रही है, लेकिन मेनली 2 चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। जो तार व्यवस्था के थ्रू एक तो अपने टेलीफोन की लाइन आ गई और एक आ गई टेलीग्राम की लाइन। इन दोनों को क्या कर दिया कि काट दिया, जिससे एक पॉइंट निकल के हाँ भाई टेलीग्राम की लाइन काट दी, टेलीफोन की लाइन काट दी, तो टेलीग्राम की लाइन किसी को अपन टेलीग्राम नहीं कर सकेंगे और टेलीफोन अपन कॉल नहीं कर पाएंगे, तो वो लाइन काट दी। तो एक चीज ये बाध्य हो गई। दूसरा क्या निकल गया है, बाधित हो गई, सॉरी, एक चीज बाधित हो गई। दूसरी चीज अपन निकल जाते हैं कि ये जो अपनी रेल थी, उन्होंने ना उसके रेल पे विरोध किया, पटरियां खोल दी, तो उससे क्या हुआ कि ट्रेन का जो समय होगा उसमें बाधित होगा। ये बाधित होने का मैं कारण बता रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ भाई ये थोड़े हुए थे उस टाइम के इंसिडेंट घटित हुए थे। अब अपन बात करते हैं भैया इस समय इसका जो नेतृत्व करने वाला, इंपॉर्टेंट सवाल है, नेतृत्व करने वाला, सवाल का आंसर भी वही है। नेतृत्व करने वाला कौन था? सूर्यसेन। सूर्यसेन इसका क्या था? नेतृत्व करने वाला थे। नेतृत्व करने वाला कौन था? सूर्यसेन। जो सूर्यसेन थे उन्होंने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेतृत्व कर दिया, चलो भैया अकेले तो चलाएंगे नहीं, चलो नेतृत्व किया, तो अपन इसके बारे में 1-2 जगह के बारे में और पढ़ते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। चटगांव शस्त्रागार में पार्टिसिपेट करने वाले में 1-2 जगह के बारे में और देखते हैं। सूर्यसेन के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन अगले के बारे में देखते हैं। इसी के साथ साथ एक होता कल्पना दत्त। एक होता कल्पना दत्त, एक थी प्रतिलता। एक होता कल्पना दत्त, एक थी प्रतिलता। अभी जो महिला बता रहा था ना आपको कि जिस ये चटगांव शस्त्रागार में महिला की मौत हो गई थी, वो ये थी प्रतिलता। प्रतिलता की इनकी डेथ हो गई थी चटगांव शस्त्रागार में। तो ये सवाल पूछ सकता है कि कैसे कौन सी महिला थी जिसकी चटगांव शस्त्रागार के दौरान मृत्यु हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी प्रतिलता। इनका पूरा नाम था प्रतिलता वाडेकर। प्रतिलता वाडेकर। तो ये अपने देखा चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 भारतीय रिपब्लिकन सेना थी, जिस उनके सदस्य भारतीय रिपब्लिकन सेना के सदस्य थे जिन्होंने ये शस्त्रागार को लूटा। यह इस जो घटना होती इसको अंजाम दिया था। इन सदस्यों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में चटगांव स्थान पर शस्त्रागार को लूटा। सही पॉइंट है। इसका नेतृत्व करने वाला सूर्यसेन। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भैया निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सूर्यसेन। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सूर्यसेन। अब मैं तो और बता रहा हूं कि भैया इसमें से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट करने वाला कौन था? कल्पना दत्ता एक, और एक थी कल्पना दत्त हो गई, और एक थी प्रतिलता वाडेकर। प्रतिलता वाडेकर पहली ऐसी महिला थी जिस प्रतिलता वाडेकर चटगांव शस्त्रागार के दौरान, मैं पता तो क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आएगा। चटगांव शस्त्रागार के दौरान ऐसी महिला जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो उसका नाम क्या था? प्रतिलता वाडेकर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसका एक सेकंड ऑप्शन है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के बारे में 2 कथन है। रास बिहारी बोस के बारे में 2 कथन है। चलो मैं रफ कर रहा हूं उसको, ना नोट कर लो।
फिर अपन बात करते हैं रास्पबेरी बोस के बारे में। 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। अब अपन बात करते हैं रास्पबेरी बोस के बारे में। 2 से 3 2 पॉइंट होंगे मैक्सिमम के, 2 पॉइंट में चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट है। अपन बात करते हैं रास्पबेरी बोस। कौन से? रास्पबेरी बोस। रास्पबेरी बोस थे इन्होंने 1928 में रास्पबेरी बोस ने 1928 में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग की स्थापना की थी। 1928 में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की थी। किन्होंने? रास्पबेरी बोस ने 1920 में स्थापना की थी। और 1942 में आजाद हिंद फौज, नाम सुना होगा, आजाद हिंद फौज पे 2 खत्म है। मैं आपको खत्म ही बताने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन मतलब थोड़ा कंफ्यूज मारते हैं यहाँ पे ये क्या करता है, आजाद हिंद फौज कंफ्यूज मारता है, तो आपको बताने वाला हूँ। 1942 की बात है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की। चलो बढ़िया। अब भैया आजाद हिंद फौज का आप क्या बता रहे हो, जैसे क्या बात बता रहे हो कि थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये जो आजाद हिंद फौज का जो कंसेप्ट था, किसके दिमाग में पहले आया था? वो थे मदन सिंह। क्या था कि ये जनरल थे। मदन जी के क्या था दिमाग में आता है, सीधा है वो मदन जी साहब। मदन जी के दिमाग में आता है भैया हम खड़े करते हैं आजाद हिंद फौज। लेकिन जो क्वेश्चन है वो आता है 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस। रासबिहारी को रास आ गई क्या? आजाद हिंद फौज। रास सीधा यादव, रासबिहारी को रास आ गई आजाद हिंद फौज। 1942 में इनको रास आई थी आजाद हिंद फौज। और 1943 में बोला अपने पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं सॉरी, इसमें आएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिया है देखो इसमें आजाद हिंद फौज पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिया है। चलो याद करना इसकी वही ना। आजाद हिंद फौज के बारे में अपन बात करें, उसको अपन लाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1 साल बाद 1943 में इन्होंने जापान के सहयोग से 40,000 भारतीय लोगों के साथ मिलकर एक संगठन स्थापित किया, यह एक सेना स्थापित की थी। 1943 में जापान के सहयोग से क्या करेंगे? 40,000 भारतीय लोगों के मिलकर एक क्या करी? सेना की स्थापना करी। उस समय इन्होंने बोला था भैया ये क्या है? आजाद हिंद फौज है। तो ये था आजाद हिंद फौज का कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है फटाफट देखो, अब आपके स्क्रीन में चल जाएगा 10 सेकंड के लिए। 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? वापिस से क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी 1307 से 8 के ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? वारंगल, मदुरा, देवगिरी, द्वार समुद्र। क्वेश्चन आपने देख लिया, अपन करें स्टार्ट। लो जी स्टार्ट करते हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या? पहले अपन पढ़ेंगे AK-47 अलाउद्दीन खिलजी वंश। आप जानते हो कब से कब तक था? पता है क्या किसी को? खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा सा। खिलजी वंश के बारे में पढ़ते थोड़ा सा। तो खिलजी वंश था वो 1290 से लेकर 1300 कब तक? 1290 से 1320 तक था, ना कि 1330 साल था। इसका पहला शासक था, देखो ये तो सेकंड नंबर का, 3 शासक हुए इसमें। खिलजी वंश में 3 शासक थे। ये तो दूसरे नंबर का था। दूसरे नंबर का उन्होंने नाम क्या? अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इससे पहले था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। देखो पहला हो गया जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा हो गया अलाउद्दीन अरे यार लालू प्रसाद याद आ गया, अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा कौन होगा? तीसरा कमेंट करके बता देना फटाफट। तीसरा कमेंट करके बता देना कौन था जिसने 4 साल काम किया था 1316 से 1320 के बीच में। ठीक है, अब अपन बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। AK-47
क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है अपना। अलाउद्दीन, थोड़ा सा एरर हो रहा है। ये यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी, बात करते हैं पर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? वो था खिलजी वंश का कब से कब तक था? तो खिलजी वंश था 1290 से 1320। अलाउद्दीन खिलजी बनेगा 1296 से 1316 तक। लो भाई, अलाउद्दीन खिलजी था वो खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब यहां से 2 पॉइंट निकल के आते हैं। अपन क्या क्या देखने वाले? पहला पर बताया कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब 2 पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट पढ़ने वाला है। 2 पॉइंट की बात करते हैं। इसका एक तो वास्तविक नाम पूछ लेता भैया एग्जाम में, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था और इसने किसकी उपाधि धारण की थी। ये क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना वो बहुत गपशप करता था। ये क्या करता था? बहुत गपशप करता था, तो उसका नाम भी गपशप से पड़ गया। और एक इसकी ये क्या था, एक तो गपशप करता था और एक क्या था कि जो गपशप करते हैं ना, एक बात होती है आपने देखा होगा जो ज्यादा बातें करते गपशप करते हैं वो खुद को शाणे समझते हैं। तो इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिकंदर ए सानी। पहले अपन ये 3 पॉइंट बात करें, फिर अपन इसकी बात करेंगे इसके विजयों के बारे में। इसने उत्तरी भारत में किस प्रकार विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत में कहां कहां विजय प्राप्त की, इसका क्योंकि ये लाइन पूछ रहे। दक्षिण भारत का विजय पूछ ले, अगली बार क्या पता कि भैया उत्तरी भारत का विजय पूछ ले। उत्तरी भारत में खास पहला कौन सी विजय प्राप्त की थी उसके बारे में बात कर लेंगे। अब दक्षिण वाले की बात कर लेंगे और इसके कौन से किले थे, इसका मकबरा कहां पे था, उसके बारे में चर्चा करते हैं और सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो चलिए चर्चा करें आगे। हाँ तो भाई अलाउद्दीन खिलजी AK-47 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? AK-47। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? मैं बात कर रहा हूँ AK-47 की। जो अलाउद्दीन खिलजी, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, AK लिखूंगा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब इसके वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम था अली गपशप। गपशप से याद है, गपशप याद रहेगा। एक सेकंड इसका वास्तविक नाम था अली गुरशप। देखो याद हो, मुस्लिम है तो अली लगा दो, आगे छोड़ो। देखो अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम है तो अली लगा दो, अली गुरशप। गपशप से याद रखो गुरशप, गपशप से याद रखो गुरशप भाई, अली गुरशप। चलो भैया गपशप करता था, गपशप करेगा तो जो गपशप करते हैं वो क्या होते हैं? शाने होते हैं। तो इसकी उपाधि के बारे में बात करते हैं। इसके अपन उपाधि के बारे में बात करेंगे। उपाधि इसने ली थी काय की? उपाधि इसने कौन सी ली थी? बोला जो गपशप करता है वो क्या होता है? शाणे होते हैं। वो समझते भैया हम क्या है? शाणे। तो इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी की। उपाधि कौन सी धारण करेगा? उपाधि धारण करेगा सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की ये क्या करता है? उपाधि धारण करता है। भैया अपन ने देखा अलाउद्दीन खिलजी मतलब सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशप। वे बताया कि क्या कहता था? बचपन में खूब गपशप करी इसने। जो गपशप करता है वो क्या होता है? शाणे समझते खुद को। तो पहला पॉइंट, वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशप। दूसरा, उपाधि कौन सी थी? शाना समझते थे खुद को, तो शाना यानी कि सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। ये तो भाई ये तो हो गया इसका छोटा मोटा इंट्रो। अब इसकी बात करेंगे पर इसके विजयों के बारे में। इसने कहां कहां कैसे विजय की? उत्तर भारत में किस प्रकार विजय थी, दक्षिण भारत में किस तरह विजय थी। तो विजय की चर्चा करते हैं अब। तो आइए मैं बस ऑफ करता हूं क्योंकि मेरे को विजय के बारे में मैं क्या पार्टीशन करके बता देता हूँ। नहीं चलना तो ऐसे। अब अपन बात करते हैं, यही चल रहा है। अब अपन बात करते हैं विजयों के बारे में। इसकी विजय
इसकी बात करने वाले इसके विजयों के बारे में। पहला विजय के बारे में बात करते हैं, विजय उत्तरी भारत विजय। पहला पॉइंट लगाओ, ए लगा के लगाओ, उत्तरी भारत का, ए मत लगाओ, पहला ये लगाओ, उत्तरी भारत का विजय। किस प्रकार इसने उत्तरी भारत का विजय किया, कौन सा प्रदेश या कौन सा रियासत या कौन सा राज्य ऐसा था कि जिसने इसको विलय किया। दक्षिण भारत का तो पूछ लिया इसने अपने पेपर में, दूसरा सेकंड क्वेश्चन अपना यही था। तो पहला निकल के आता है, हाँ भाई उत्तरी भारत का विजय किसने, मतलब कौन सा राज्य से स्टार्ट किया। अपन बात करते हैं गुजरात का। इसने 1799 में, सन 1799 में इसने गुजरात विजय की। गुजरात जैसे जाता है, गुजरात जाएगा आक्रमण करने, गुजरात गया आक्रमण करने, वहां का जो नरेश था वो था कर्ण। कर्ण क्या करता है कि भैया डर के भाग जाता है, भाग के आगे देवगिरी, अपन देवगिरी पढ़ने वाले हैं, अपन देवगिरी पढ़ने वाले, वो दक्षिण विजय में आएगा। वो भाग के चला गया देवगिरी। अब देवगिरी चला गया तो शासक की खुद के राज्य में नहीं है, शासक भाग के चला गया तो वहां पे तो खत्म। अब जो आक्रमण करा उसी का शासन हो गया। वहां से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, लूट मार कर देते हैं, बहुत पैसा लूट के आते हैं वहां पे, खूब लूट मार करी, खूब पैसा लूटा, लूट के आ गए वापस। गुजरात विजय हो गई कब, 1799 में। तो पहला उत्तरी भारत का विजय कहां किया गया, गुजरात में। कब, 1799 में, 1799 में। तो ये पहला पॉइंट क्लियर। अब इसके बारे में इसका ना एक पॉइंट और निकल जाता है, बोला भैया एक चीज बताओ, अभी ये जो मीर कासिम आएगा वो कहां से निकल गया, मीर कासिम यहां से निकल गया, तभी गुजरात विजय करी ना इन्होंने। तो इस समय इनका एक सेनापति था नुसरत खान। नुसरत खान बढ़िया लूटपाट कर रहा है। इसने क्या देखा कि वहां पे इसको हिंदू मिला, हिंदू नागरिक था, ये मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था, एक हिंदू नागरिक था, जिसको अपन बाद में जानेंगे। मलिक काफूर एक हिंदू नागरिक था। उस समय इसने क्या किया, भैया ये तो बहुत काम का इंसान, नुसरत खान देखा है, ये तो बहुत तगड़ी चीज है, ऐसे उसको ले चलो, उठाओ उसको, इसको उठाओ। तो नुसरत खान ने जिसको मलिक काफूर को उठाया, भाई उठा के ले आया। अभी आगे देखना, आगे तो जो विजय पढ़ेंगे ना उसमें मैक्सिमम जो विजय करवाएगा वो मलिक काफूर कराएगा, नुसरत खान जाएगा और साथ में मलिक काफूर जाएगा। वो करेंगे जो अपन दक्षिण भारत में विजय पढ़ रहे हैं ना, पढ़ेंगे तो उसको अपन देखेंगे, ठीक है। उत्तरी भारत की विजय अपन ने पहला देखा, एक पॉइंट लगाओ, गुजरात विजय। गुजरात विजय, अब अपन ने बोला भैया गुजरात विजय आप डीप बताओ, मैं आपको कहानी बताते जाऊंगा, सिर्फ इसमें ये कहानी मैं सिर्फ लिखाऊंगा, क्योंकि ना अपन डीप पढ़ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। तो है नहीं भाई हिस्ट्री में अपन ये टॉपिक पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी, तब मैं अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा तो मैं सबका विस्तार करके बताऊंगा, लंबे लंबे टॉपिक जाएंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। गुजरात विजय कब करा, 1799। ये इसकी पहली विजय थी, ये है इसकी क्या थी, पहली विजय थी। गुजरात विजय हुई। गुजरात के बाद में ये करता है एंट्री राजपूताना में। राजपूताना यानी कि राजस्थान, वर्तमान में जो राजस्थान का पार्ट है उसको पहले अपन राजपूताना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरा जो उसका रास्ता राजपूतों का था। अब दूसरा कौन सा प्रदेश होगा, दूसरा होगा रणथंबोर, दूसरा होगा रणथंबोर, दूसरा होगा रणथंबोर विजय। रणथंबोर विजय कब होती है, ये होगी, अरे 1700 में देगा मैंने, 1299। रणथंबोर विजय होगी 1301 में, रणथंबोर विजय होगी 1301 में। फिर एक तीसरा, भैया रणथंबोर पे कोई अटैक कर गया, उसको विजय कर लिया। रणथंबोर के आप जानते थे उस समय थे हमीर देव चौहान, वो हारते हैं। अब ये प्रदेश निवास में जो रणथंबोर पे आप सोचो कि जो रणथंबोर पे बैठा है टिक के, वो चित्तौड़गढ़ को नहीं देखेगा क्या, चित्तौड़गढ़ को नहीं देखेगा, तो देखेगा चित्तौड़ को भी। तो इन्होंने चित्तौड़ विजय भी कर ली, कब, 1303 में। चित्तौड़ विजय कब, 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में ये करते हैं, 1303 ईस्वी में इन्होंने कर ली चित्तौड़ विजय। आप जानते हो भैया, अभी अपने पिक्चर भी थी ना ये पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी आया घूम रहे भैया, चित्तौड़गढ़ घूम के आते हैं, अपन मिल के आते हैं। रतन सिंह थे ना, रतन सिंह थे चित्तौड़गढ़ का शासक, रतन सिंह। रतन सिंह ने बुलाया, आप आइए अलाउद्दीन खिलजी साहब, आप है ना मुगल बादशाह हैं, आप आइए एक बार विजिट करिए। तो विजिट करने आया, देखा 4-5 दिन रुक के गया, रुक के देखा वहां पे, देखा तो इसको है ना जो रत्न सिंह थे, रत्न सिंह की वाइफ थी पद्मावत, पद्मावत उसको पसंद आ गई। पसंद कैसे आ गई कि बोलते कि वो कई जगह वो श्रृंगार करने थी, तो उसको उसकी पानी परछाई बनती है। तब ये अलाउद्दीन खिलजी देख लिया, उसकी जो पद्मावती थी
उसकी सुंदरता पे ये क्या हो गया, मोहित हो गया था। उसकी सुंदरता पे ये क्या हो गया, उसकी सुंदरता पे ये मोहित हो गया था। फिर इसने ना अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करा। जो रत्न सिंह थे उनकी मौत होती है, जैसे कि उनकी मृत्यु हुई, ये लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुए। तो इसकी कब्र चित्तौड़ में जाती है, इसकी कब्र जाएगी चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जाएगी तो रानियों को पता लगेगा। जो पद्मावती, उन्होंने 1000 नारियों के आसपास एक जोहर कर लिया था। 1000 नारियों को लेकर सीधा जो अग्निकुंड होता है उसमें जोहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी सूगाई रह गया, मन में थी जो मन में ही रह गई। और जीत के क्या करेंगे, इसने अपने बेटे के नाम से ना इसको नाम भी चेंज कर देते, लेकिन फिर बाद में वापस राजपूतों का इस पे क्या होता है, शासन होता है। शासन होगा तो वापस इसको राजपूताना नाम कर देंगे, चित्तौड़ नाम कर देंगे सॉन्ग। तो ये था अपना उत्तरी भारत का विजय, उत्तरी भारत का विजय सॉन्ग। गुजरात विजय हो गई, रणथंभौर विजय हो गई, चित्तौड़गढ़ विजय हो गई। अब अपन बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के विजयों के बारे में। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ये नोट करो। अब अपन बात करने वाले हैं दक्षिण भारत का विजय। इसके बारे में, दक्षिण भारत का विजय के बारे में क्वेश्चन देंगे ना आपने, इसके मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन देगा तो सीधे के सीधे अपने क्लास से एज इट इज क्वेश्चन आए हुए। इक्का दुक्का सवाल छोड़ के बाकी सारे एज इट इज क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा 2 क्वेश्चन होगा विद मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। अपन ने देखा, अब अपन बात करें दक्षिण विजय के बारे में। सेकंड कोड देखेंगे, दक्षिण भारत और विजय। क्वेश्चन भी यहां से आया हुआ है ना, क्वेश्चन भी इसका यहां से ही पूछा हुआ है। दक्षिण भारत में विजय इसने कैसे की, कहां की, पहले जगह जहां पे दक्षिण भारत विजय की वो थी देवगिरी। बोला भैया देवगिरी कैसे करा। अब जो देवगिरी का शासक था वो था रुद्रसेन। रुद्रसेन क्या कर रहा था, 3 साल से इसको टैक्स नहीं दे रहा था। 3 साल से टैक्स नहीं देगा तो ये कहता जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर क्या करेगा, सुनो सुनो सुनो, 3 साल से टैक्स नहीं देता। और दूसरा पॉइंट कि जो गुजरात का जो नरेश था ना, बताया था ना, गुजरात का नरेश शरण ले रहा था कहां पे, जो गुजरात का जो नरेश था वो शरण कहां ले रहा था, शरण ले रहा था देवगिरी के पास में, यानी रुद्रसेन के पास ही शरण ले रहा था। मलिक काफूर आया गुस्सा, वे चलते दोनों को लपेटेंगे, क्या करेंगे, दोनों को लपेटेंगे। तो इसने देवगिरी पर हमला करा। हमला करेगा तो गुजरात का जो नरेश था, कौन था, कर्ण था। तो कर्ण के साथ इसने क्या किया, वॉर किया। वॉर में कर्ण को हराता है। रुद्रसेन वहां का वहीं धरा रह गया। भैया वो बोला कि वो बोलते ना मेरी जवान टूट गई, उसकी जवान टूट गई थी। मतलब क्या बताऊं आपको, वो डर गया। डर के मतलब युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध नहीं लड़ेगा, आत्मसमर्पण कर दिया। बिना युद्ध लड़े उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। बोले भैया यार ये चीज बड़ी है, भैया आत्मसमर्पण कर दिया। वो दिल्ली का है, सुल्तान है, सुल्तान के सामने तो कोई आत्मसमर्पण कर देता तो उसको पेश किया जाता है वहां पे। उसके लिए कुछ उपहार लेके जाना पड़ता। उसने कुछ उपहार लेके गया और खुद को वहां पे पेश किया। पेश हो गया, राजा को बेहद दया आ गई, यार सुनो प्रदेश चाहिए, क्या मार काट करेंगे, छोड़ो, अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, अपन तो वो विजय करेंगे, इनकी हेल्प ले लेंगे। तो इसने उस पर दया खाकर उसको एक उपाधि दे दी, रायन की इसको उपाधि दे दी और उसको दोस्त बना लिया। ये था इसका खेल, किसका, देवगिरी का, देवगिरी विजय। वे देवगिरी को 2 बार विजय करेगा। इसका जो रुद्रसेन का बेटा था शंकरदेव, रुद्रसेन का बेटा था शंकरदेव। शंकरदेव क्या करता है, विद्रोह कर देता है यहाँ पे। फिर इसलिए वापिस मलिक काफूर जाएगा, शंकरदेव को हराएगा। शंकरदेव की उसके युद्ध करते करते मृत्यु हो जाएगी। फिर वापस देवगिरी इसके पास में आ जाएगा। देवगिरी विजय कब किया गया था, 1306 में। क्वेश्चन में भी यही है। फिर सन ऊपर नीचे होता है, सन क्या दे रखे, सन दे रखे 1307 से 1300, ये गलत है, सन गलत है इसमें। 1306 में हुआ था देवगिरी विजय। मतलब आप मान लो, क्योंकि अभी जो आपको मैं ऑप्शंस बताने वाला हूँ सब बताऊंगा। देवगिरी विजय, क्योंकि थोड़ा सा देख लो, जो देवगिरी का जो शासक था वो था रुद्रसेन। शासक कौन था, शासक था रुद्रसेन। रुद्रसेन क्या करेगा, ये 3 साल से कंटिन्यू करेगा। 3 वर्ष से जो टैक्स होता है वो नहीं दे रहा था। ऐसा बना के क्रॉस लगा ताकि दिमाग में चढ़ जाए। वैसे अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री में खत्म होने वाली है। रुद्रसेन 3 वर्ष तक कर नहीं दिया। अब क्या होता है कि जो मलिक काफूर आक्रमण करते हैं, यहाँ इसमें शरण दे रहे थे कि एक को शरण दे रहे थे कि इसको गुजरात के नरेश कर्ण को। अब कर्ण क्या करता है कि मलिक काफूर आएगा, अब आएगा मलिक काफूर।
मलिक काफूर। मलिक काफूर आएगा, कर्ण के साथ में युद्ध करेगा, युद्ध करके कर्ण को हरा देगा, ये जीत जाएगा। अब ये जो रुद्रसेन ये क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देगा। क्या कर देगा, आत्मसमर्पण। जैसे आत्मसमर्पण करा तो इसको क्या किया जाता है, दिल्ली दरबार में पेश किया जाता है। दिल्ली दरबार था, उसके अंदर उपहार लेकर या उपहारों के साथ पेश हुआ। तो भैया आप ऐसा लाइन से लिखवा दो यार। भाई देखो लाइन से लिखा तो कुछ है नहीं, मैं आपको कंटेंट पूरा बता दिया, ऐसा ऐसा ये हुआ था, थोड़ा स्टोरी बना लो दिमाग में, क्योंकि अभी इसको लिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अपन एनालिसिस कर रहे हैं, अपन इसके और प्रदेश के बारे में बात करने वाले, हर में थोड़ी नहीं लिखाऊंगा। अब अपन ये अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं, सुनो तो अभी अपन पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उसमें मैं पूरा लिखा था, ये जो लिखवा रहा हूँ पूरा लिखवाऊंगा, अभी लिखवाता नहीं लिखवाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है अभी। उपहारों के साथ तो पेश किया गया, चलो भाई पेश हो गया, पेश हो गया, पेश हो गया। तो जहां का जो शासक था या मुगल बादशाह, मुगल बादशाह ने इसको क्या कर दी, उपाधि दे दी थी राय रायन की। ये ध्यान रखना, राय रॉयल, इसकी उपाधि दी थी, उपाधि देकर इसको दोस्त बना दिया था राय रायन। ये इंपॉर्टेंट है भैया, जो रुद्रसेन था उसको उपाधि दी गई थी राय रायन की। तो ये देवगिरी विजय कंप्लीट। बोलो भैया अब आगे क्या होगा, अपन अपना पेपर उठाओ, शीट उठाओ। एक आगे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है वारंगल, फर्स्ट ऑप्शन है वारंगल। तो इसी के बाद उनकी विजय थी वारंगल विजय, वारंगल विजय 1309 में इन्होंने क्या कर लिया था, वारंगल विजय कर लिया था। सेम वही टैक्स के संबंध में, राजा टैक्स नहीं दे पा रहा था, इन्होंने क्या कर दिया, सीधा इस पे हमला कर दिया। मलिक काफूर साहब आएंगे, इस पर हमला करेंगे और इसको बोलेंगे भैया कि ऐसा करो, तू युद्ध लड़ लिया, तू हार गया, ऐसा कर तू मेरे को ना जितना भी लूटपाट सामान है वो मैं लूट लूंगा, वो हमारा काम है, हमारा पारिवारिक काम है, हम उसको लूटेंगे, लूट के और तुमको ऐसा करना। अब साल का जो है ना दर कर होता है, बोलते ना टैक्स, साल का कर ऐसा कर हमें दे देना, साल साल का टैक्स दे देना, और एक बार में तेरे को लूट भी लिए और एक बार हर साल तूने ऐसा करना, टैक्स देता रहना हमें, वार्षिक कर, वार्षिक कर तू हमें देता रहना। ये था वारंगल का, वारंगल विजय। वारंगल विजय पर देखिए 1309। अगला ऑप्शन देखो, मदुरा नहीं आएगा इसमें, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, इसको रख दो पेज को। अब अपन बात करते हैं द्वार समुद्र की। द्वार समुद्र का भी सेम कंसेप्ट था, द्वार समुद्र विजय वो थी 1311 में। और फिर एक और ऐसे देवगिरी पर द्वितीय विजय, पता है ना इसकी स्टोरी में आपको, देवगिरी पर द्वितीय विजय। देवगिरी पर द्वितीय विजय 1313 में। जो क्यों मतलब देवगिरी वापिस से क्यों विजय कर रहा है, जो रुद्रसेन था, रुद्रसेन का बेटा था शंकरदेव, रुद्रसेन का बेटा कौन था, रुद्रसेन का बेटा था शंकरदेव। शंकरदेव ने क्या कर दिया, वहां पे कर दिया विद्रोह, विद्रोह कर दिया भैया। मलिक काफूर का आया गुस्सा, भैया ये लाठी लेकर चला गया कहां पे, देवगिरी, देवगिरी चला गया। अब युद्ध करेगा, युद्ध करेगा तो जो शंकरदेव था, शंकरदेव युद्ध करते करते मृत्यु हो जाती है, तो वापिस देवगिरी इनके हाथ में। तो ये था इसका दक्षिण भारत का विजय, पहला देवगिरी विजय, दूसरा वारंगल विजय, तीसरा द्वार समुद्र विजय और चौथा था देवगिरी पर द्वितीय विजय। अपन ने दोनों देखे, उत्तरी विजय पढ़ ली और दक्षिणी विजय पढ़ ली। अब इसके 2-3 पॉइंट और है, इसके कौन से किले बनवाए इसने, इसका मकबरा कहां पे है, ऐसे 1 से 2 पॉइंट और पढ़ने हैं। चलो मैं रख करता हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लेगा, 5 तक काउंट, 1 2 3 4 और 5। बस 3 पॉइंट और अलाउद्दीन खिलजी के, फिर अलाउद्दीन खिलजी खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 एनालिसिस एंड खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का एनालिसिस भी बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा, एनालिसिस करने वाला जाता है। अब अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि साम्राज्य में शराब और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब पीने व जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया।
ये लो, मतलब इसमें जो शराब पीने और जो जुआ खेलते थे ना उसको प्रतिबंध लगा दिया, चलो लगा दिए, बढ़िया है। अब इसमें दिल्ली में एक किला बनाया जिसको बोलते हैं सीले किला। सीले किला मतलब सीले मतलब बर्फ इसलिए थे तो वैसा ही बर्फ का किला बना दिया, मैंने वैसे याद कर रहा। तो इसमें याद करनी याद होनी चाहिए, जो पूछने का सवाल कैसे भी याद करो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। सीले किले का निर्माण करा है इसने दिल्ली में। सीले किले का निर्माण कर रहा है। लास्ट वर्ड अपन पढ़ लेते हैं कि इसका जो मकबरा था वो कहां पे था। जो अपनी कुतुब मीनार है दिल्ली में, वहां पे इसका क्या है, मकबरा है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वहां पे इसका क्या है, मकबरा है। तो इसकी मकबरे की बात है, इसका मकबरा कुतुब मीनार, इसका मकबरा कुतुब मीनार, जो कि वारंगल, सॉरी कुतुब मीनार दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है। लो जी भाई साहब अपन ने कर लिया अलाउद्दीन खिलजी। AK-47 उड़ा दिया, AK-47 से कंप्लीट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोटा मोटी, जो अलाउद्दीन खिलजी क्वेश्चन बनेगा अपन ने वो पूरा देख लिया है। कुछ पॉइंट्स छोड़ा नहीं, उपाधि देख ली थी अपन ने, इसका वास्तविक नाम देख लिया, इसकी उत्तरी विजय देख ली, दक्षिण विजय देख ली, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लिए, इसमें दिल्ली का किला देख लिया, इसका मकबरा देख लिया। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, कहां से पूछेगा बताओ, यही होती है और क्या है, इसकी हिस्ट्री यही है, अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री यही है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लू कल एक बार तो मजा आ रहा है एनालिसिस में। आप बोलो कि भैया आप वीडियो एक दिन पहले डाला था, एक दिन लेट भी डाला। वो क्या हुआ कि जहां पे रूम में ये बोर्ड लग रहा है ना, उस कमरे में क्या है, एकदम से करोड़ों को पड़ा मोड़ भाई हम पेंट करवाएंगे इसमें, तो हैंड टू हैंड बोर्ड हटाना पड़ा। कल पूरा पेंट हुआ है रूम में, बोला आज फिर कल रात को मतलब पूरा पेंट होने के बाद फिर बोर्ड लगाया, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना है यार, डालना है जो अपन अनाउंसमेंट करनी है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। बात की जा रही रुद्रदामन की, बात की जा रही रुद्रदामन। एक बार वो क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन में चल रहा होगा। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित, कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। ऑप्शन है चिरांग, मेहरौली, गिन्या और प्रयाग। अब अपन बात करते हैं रुद्रदामन प्रथम की। अब ब्लू मार्कर, अब अपन बात करने वाले रुद्रदामन प्रथम की। कौन सा, रुद्रदामन प्रथम। अब भैया रुद्रदामन प्रथम ये था दो 1300 से 1500 ईस्वी, 130 से 150 ईस्वी के बीच में, 130 से 150 ईस्वी के मध्य रुद्रदामन प्रथम। मतलब ये नाम तो मैंने भी सुना है, नाम तो हमने भी सुना है रुद्रदामन। इसका एक शिलालेख फेमस है। इस समय संस्कृत बहुत विस्तृत लेवल पे थी, मतलब जो उस समय जो चल रहा था लैंग्वेज, वो संस्कृत लैंग्वेज थी। रुद्रदामन प्रथम भैया आप देख रहे हैं ऐसे सन आपने लिखवा दी 130 से 150 के बीच में। आपको कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगा? इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं कुछ टाइम बाद। पहले अपन रुद्रदामन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये किस वंश से था, कौन सा राजवंश से था, किस शासक मतलब गौसा कैसे क्या था, आप लोग बात है। जो रुद्रदामन था वो क्या था, शक से रिलेटेड था। रुद्रदामन शकों से रिलेटेड था और इसका जो वंश निकल के आता है वो था क्षत्रप वंश से रिलेटेड। क्षत्रप वंश से रिलेटेड छपरा ये भाई छत्रप बोले छपरा यूनिवर्सिटी जिसे हुआ था ना भाभी जी का हुआ था विभूतिनारायण मिश्रा, वो ग्रेजुएटेड छपरा यूनिवर्सिटी से वो याद आएगा छपरा छत्रप। रुद्रदामन प्रथम ये किससे था, शकों से रिलेटेड था। यह है
शकों से संबंधित था। लो भाई, शकों से संबंधित करा दिया। और इसका जो वंश था यह क्षत्रप वंश से संबंधित था। यह क्या था? यह क्षत्रप वंश से संबंधित था। ये किससे संबंधित होगा? ये होगा क्षत्रप वंश से संबंधित। चलो भैया, आपने ये देख लिया। अब आप ये बताओ मेरे को यार, मेरे को हो रही है एक्साइटमेंट हो रही है कि भैया 130 से 150 आपको कैसे पता लगा? 130 से 150 आपको कैसे पता लगा? 130 से 150 आपको कैसे पता लगा? चलो बताएं। अब भाई इसकी जो जानकारी थी टाइम पीरियड में, ये इस समय में था। इसकी आपने ये जो लिखाया, ये सबको से संबंधित था, ये क्षत्रिय क्षत्रप वंश से संबंधित था, ये आपको कैसे पता लगा? एक अभिलेख आता जूनागढ़ अभिलेख, इसकी जानकारी, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। सुनते जाओ, अभी स्टोरी है जूनागढ़ अभिलेख। इसकी जो जानकारी है जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। अरे यार, अभिलेख नहीं है, शिलालेख है। हाँ जी, मैं गया कहा, मैं क्या बोलूं, बताओ आज ऐसा क्या होता है। इसकी जानकारी जूनागढ़ शिलालेख। बोलो भैया, शिलालेख देखो दो होते हैं, एक तो होता है अभिलेख, एक होता है शिलालेख। अभिलेख क्या होता है? कहीं लिखा हुआ मिल जाए, जैसे पहले जमाने पेड़ होते थे ना, उनकी छालों पे लिखते थे, तो वो लिखा हुआ मिल गया, वो था ये अभिलेख। कहीं पेज पे लिखा हुआ मिल गया, वो था अभिलेख। शिलालेख होता था भैया, कोई दीवार हो गई, कोई पत्थर हो गया, उसके ऊपर लिखा हुआ, पत्थर को ऐसे छेनिए तो ठोक ठोक के ऐसे ठोक के जो बनाया गया था ना, वो होता था शिलालेख। यानी किसी शिला पे लिखा हो गया लेख, शिलालेख होता था। तो ये पत्थर पे प्राप्त हुआ था, पहाड़ पे लिखा हुआ था, जो पत्थर था उनमें। इसकी जानकारी जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होती है, जिसको रुद्र दामन का गिरण्यार शिलालेख बोलते हैं। ये ना सवाल क्या बोला था? रुद्र दामन शिलालेख में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? रुको, यह संस्कृत में लिखा हुआ था, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, भाषा में लिखा हुआ था। ये किस भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए इसे रुद्र दामन इसलिए इसे रुद्र दामन का क्या? इसलिए इसे रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। बोलो भैया, रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख से मतलब क्या है? दो, जो रुद्र दामन था ना, वो क्या है, खुद संस्कृत का एक विद्वान था। संस्कृत लैंग्वेज को बहुत अच्छी आती थी, और रीजनिंग, जो अपनी रीजनिंग आती है ना, वो उसको बहुत अच्छी आती थी। तो वो थोड़ा विद्वान, बहुत हाई लेवल का विद्वान था। आया समझ में? संस्कृत भाषा में पूरा जो शिलालेख था, जूनागढ़ शिलालेख, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। अतः इसलिए, और रुद्र दामन खुद क्या है, संस्कृत का एक विद्वान है, तो अतः इसलिए इसे रुद्र दामन का गिरनार, कौन सा गिरनार नहीं है, गिरनार शिलालेख, गिरनार शिलालेख कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है, तो शब्दों के अंदर है, क्षत्रप वंश से क्लियर करें। सही है। अब आप पता है भैया, थोड़ा इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे है? अब प्रेजेंट टाइम पे जो गुजरात है, गुजरात में है ना जूनागढ़ जगह है। गुजरात में क्या है? जूनागढ़ जगह। जूनागढ़ जगह में गिरनार पर्वत है। गिरनार पर्वत पर ये चीज पाई गई, गिरनार पर्वत पर ये चीज पाई गई। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर। चलो भैया, आपने ये बता दिया, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। अब ऐसा करो, इसकी उपाधि बता दो आप। उपाधि तो होती है ना। अब देखो, ये कौन से वंश से संबंधित है? क्षत्रप वंश से संबंधित है ना, क्षत्रप वंश से संबंधित है। तो इसमें ना, ईश्वर भैया, मैं हूं मान शासक, हमारे जो
सेकंड शब्दों में क्या हूं, मैं महान हूं। तो इसने उपाधि धारण की महाक्षत्रप की। इसकी जो उपाधि थी, इसकी उपाधि थी महाक्षत्रप, महाक्षत्रप। इसने उपाधि धारण की थी, इसकी महाक्षत्रप की इसकी उपाधि धारण की थी। अपन ने देखा भाई सबको से संबंधित है, क्षत्रप से संबंधित है। इसकी जानकारी जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होती है। जो भी जूनागढ़ शिलालेख था, जो शिलालेख जो लेख था, वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो उस समय संस्कृत लैंग्वेज बहुत हाई लेवल पे होगी। और रुद्रदामन था, वो संस्कृत का विद्वान था। तो इसलिए इसे रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख कहते हैं। इसलिए इसे रुद्रदामन का क्या कहते हैं, गिरनार शिलालेख कहते हैं। इसने उपाधि धारण की, बोला मैं हमारे शब्दों में क्या हूं, मैं महान हूं। ये क्षत्रप वंश में क्या हूं, महान हूं। तो उपाधि धारण की महाक्षत्रप की, उपाधि धारण कर ली इसने महाक्षत्रप की। तो ये एक और पॉइंट क्लियर। अब एक पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट है, इसका एक पॉइंट और है, इसको भी खत्म करते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का कुछ बात आती है। सुदर्शन झील ने क्या करा था, बनवाया था सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील बनवाई थी। तो समुद्रगुप्त का एक मंत्री था पुष्यभूति वैश्य, उसने समुद्र झील बनाई थी, सुदर्शन झील बनवाई थी। तो इसने क्या किया, सुदर्शन झील का रिनोवेशन किया था, एक तरह से पूर्ण निर्माण किया था। मैं देखो इसने सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण किया। इसने सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण किया। लो जी, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये अपना रुद्रदामन प्रथम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फटाफट। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया? ये कोलकाता में पहले मदरसे की स्थापना की गई थी। सन देखो 1781 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। तो आ जाओ भाई साहब, अपना फेवरेट टॉपिक है, तो अपना फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन आएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। अरे मैंने पढ़ाया था, ये याद आ रहा है क्या आपको? सोचो कहां पढ़ाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या था? पहला गवर्नर जनरल। ओपी, वेल डन, बड़े समझ आ रहा आपको। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बोलो भैया वॉरेन हेस्टिंग्स आपने बताया, मैंने बताया था ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना कब की गई थी? ये निबंध को अरबी, फारसी और सुनो इस्लामी कानूनों के अध्ययन के लिए। मैंने क्या पढ़ाया था? इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसने कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना की गई थी। मैंने शायद सन में लिखवाई थी वहां पे। अब आप फिर भी अंदाजा लगा सकते हो। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1774 से 85 के बीच में। फर्स्ट ऑप्शन बैठ जाएगा, सेकंड नहीं बैठे। थर्ड देखो 1783 बैठ सकता है, 1772 बैठ सकता है। भैया आपने सन नहीं लिखवाई यार। सन नहीं लिखते भी अंदाजा तो लगा सकते हो ना यार। देखो 1780 ये जो बंगाल गजट प्रकाशित किया गया जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। 1784 में जो बेबी जोन्स था, मैं बताया था ना, वो बेबी जोन्स का विलियम जोन्स था, सर विलियम जोन्स। मेरे याद करने बताया था बेबी जोन्स, तो मैंने याद करा था। तो आपको बताया था बेबी जोन्स आप याद कर सकते हो। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में क्या किया गया था? सर विलियम जोन्स ने 1784 में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1784 कट गया भाई, गलत पढ़ा रहा है भाई, गलत बता रहा है। और कलकत्ता मदरसे को मैंने सबसे पहले लिखवा दिया था, तो आप इसमें सबसे पहले और लगाओ। 1772 भाई पढ़ा ही नहीं था, 1783 में कुछ लिखवाया नहीं था। 1774 यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। 1781 से याद था आज खत्म। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 डाल लीजिए। मैं रफ कर रहा हूं उसको ना, 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5। ओके, मजा आ रहा है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री लगा तो चलती हिस्ट्री। अभी मैं पढ़ाऊंगा ना इसको, टॉपिक को पूरे को, तो आप देखना ऐसा बोलो भैया मजा आ गया। आज के बाद कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे पढ़े ना तो आज के बाद कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा पढ़ा दूंगा ये टॉपिक को। अभी तो क्या एनालिसिस में भी हल्का ऊपर के देखता हूँ, डीप में सारा देख रहा हूँ भाई क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन देख के आता हूँ अभी।
क्वेश्चन हो गए, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री है वो देख के आता है। अब ऐसा था कि भाई प्रॉपर पढ़ने बैठ रहे हैं, अब ये जैसा भैया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा वैसा आप इन क्वेश्चन का डिटेल कराओ, भैया ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक घंटा ले जाएगा, समझते हो ना आप। हमने कहा कि वो कवर करना है, हाँ भाई अगली बार जो इस क्वेश्चन इसके जो ऑप्शन है वहां से अगर क्वेश्चन पूछता है तो अपना वहां से कवर हो जाए, बस दैट्स ऑल। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि जो शिलालेख क्या आता है, शिलालेख पढ़ा दिया, शिलालेख चलने लग गया। ये जो अपन ने देखा मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले मदरसे की स्थापना कब की गई, तो इसको जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। हेडिंग लगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करें, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक, 1774 भैया, 1774 से 1785, 11 साल तक काम किया था वॉरेन हेस्टिंग्स। भैया ये बंगाल का गवर्नर भी था, फिर गवर्नर जनरल बन गया था। अब बात करते वॉरेन हेस्टिंग्स, इसी के टाइम पे क्या आता है, इसके समय क्या हुआ, इसके समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, कौन आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा, मैं यहां लगा रहा हूं, ये नहीं लग रहा, यहां लगा रहा हूं, इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा क्या बोला गया कि भैया जो बंगाल का जो गवर्नर होगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर था वो हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब भैया बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स उसके समय। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल भी क्या होगा, यही हो जाएगा। तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये लो जी, ए लो, ये मैंने बेफालतू लगाया, ए लो। अब इसी के समय क्या बोला जाता है भैया, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी जो फॉलो करेगी 1+3 का रूल। एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश था वो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। कौन था, एलिजा इम्पे। ये लो, अब एक बार मैं इसको रफ करूंगा, एक बार फटाफट आपका ये देख लो, ये हो गया ना, क्यों लिखवाना है ना, और भी था ये मैंने रफ कर दिया। चलो अब बात करते हैं 1781। बात है 1781। अब मैं क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा हूं। 1781 में क्या हुआ, 1781 में इसने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम शिक्षा हो गई, अरबी हो गई, फारसी हो गई, इनकी जो कानून थे उनको बढ़ावा देने के लिए एक पहले मदरसे की स्थापना की, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि तो मैंने आप भैया आप क्यों नहीं लिखवा रहे कानून, तो शिक्षा के अंदर आ रहा है कानून। अगर मैंने कानून लिखवा दिया तो अगर एनसीईआरटी में क्या है कि मुस्लिम शिक्षा ही है, अरबी हो गया, फारसी हो गया, मुस्लिम शिक्षा ही दे रखा है, अपन एनसीईआरटी थ्रू पढ़ते हैं। तो इसने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले मदरसे की स्थापना की, पहले मदरसे की स्थापना की। बोला भैया यार मदरसा क्या होता है, जहां पे भैया शिक्षा विक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वो होता है मदरसा। 1781। अब इसी के समय क्या होता है, इसी के समय आएगा एक और आएगा, कौन आएगा, डंका बजाते हुए आएगा, डंका भाई साहब, कौन आएगा, डंका बजाते हुए आएगा, कौन, जोनाथन डंकन। वो बोलता है कि भैया मैं बनारस में खोलने जा रहा हूं संस्कृत विद्यालय है। इसी के समय जोनाथन डंकन ने
जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने वाराणसी में वाराणसी में क्या करा? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। लो भाई साहब, जोनाथन डंकन ने वाराणसी में क्या कर दी? संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर दी। अब बात है 1780 की। आपको सब पता है भैया, सब याद है, खूब लिखवाया मैंने, खूब याद करवाया, सब याद होगा आपको। 1780 की बात करते हैं। 1780 में क्या होता है? 1780 में कौन आएगा? हिक्की आगे क्या बोलेगा? हिक्की आगे बोलेगा क्या कि भैया मैं करने जा रहा हूं भारत की पहली पत्रिका द बंगाल गजट का प्रकाशन। यानी जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में, बाद 1780 की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 की बात है। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने क्या किया? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने भारत की पहली पत्रिका द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। बंगाल गजट को प्रकाशन किया। लो जी, एक बार इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अभी 2-3 और पॉइंट है। 5 तक काउंट, ओनली 5 तक काउंट। एक प्रकाशन किया है ना, फटाफट 1 2 3 4 5। 1780 तक अपन ने काम करवा दिया। 1780 तक काम करा दिया। अब भैया मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको कि ये बैठा था कोई सभा में। ये बैठा है कहां पे? ये बैठा है सभा में। सभा में ऐसे पूछता है कि यार मेरे को ना जो भागवत गीता है, भागवत गीता का क्या करना है? अंग्रेजी अनुवाद करवाना है। जो भागवत गीता है, भागवत गीता क्या करवाना है? अंग्रेजी अनुवाद करवाना है। बोला भैया कौन है जो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कराया? किसने पढ़ रखी है? एक पीछे से हाथ खड़ा करता है विल्किन साहब क्या करते हैं? हाथ खड़ा करते हैं, भैया हम कर देंगे यार, गुरुदेव हमें इतना सा तो कर दे दो। तो बात है कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। ये देखो किया के ऊपर मात्रा लगा दी। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद किया। ये एक पॉइंट। अब बात है 1784, रिटायर होने वाला है। रिटायर होने से 1 साल पहले बात की बेबी जोन्स की, यानी कि सर विलियम जोन्स ने क्या किया था कि ये सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये पहला गवर्नर जनरल था जिसके काल में महाभियोग लगा। इस पर चला लो जी। वॉरेन हेस्टिंग्स
बनारस की संधि हो गया, फैजाबाद की संधि, इसी काल में 1773 में बनारस की संधि, 1775 में फैजाबाद की संधि। तो ये अपना बंगाल का गवर्नर जनरल खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म 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 खत्म। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा करते हैं सारे तरह से, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन, देख रहे हो, करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरण करेगी? तो ऑप्शन देखो, पीस इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, विनियमन एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858। आंसर पता है, 1858 का जो एक्ट आया था GOI, उसके थ्रू ना जो बंगाल का गवर्नर, ये भारत का गवर्नर जनरल क्या हो गया, भारत का वॉइस रहा, बोलने वाला कौन था, कैनिंग। अपन सब बात करने वाले, सारे चारों ऑप्शन चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे अपन चारों ऑप्शन की। तो अपन बात करते पहले सारे एक्ट पे आएंगे, पहले बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वापस आ गया ना, तभी मैं पूरा लिख रहा हूं, एक्ट पूरे लिखूंगा एक बार। अपन बात करने वाले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पानी पी लो, रेगुलर बोलते तो गला या सूख जाता है, प्रॉब्लम आता है। चलो अपन बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलता है? तब ये एक्ट आया, तब बोला गया कि भैया जो बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल का गवर्नर को मैं जी लिख रहा हूं ना, बंगाल का गवर्नर होगा वो चेंज हो जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल में। बंगाल के गवर्नर जनरल, ये मैंने सांस्कृतिक विकास संपूर्ण तरीके से समाप्त करा है, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हो, खूब अच्छी तरह लिखा है, जम के लिखा है, कोई कह नहीं सकती आपने ये नहीं लिखवाया, वो नहीं लिखवाया, सब लिखवाया आपने। तो बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन आपसे पूरा कर रहा हूं कि भैया पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? कमेंट, जो वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, टाइप कर देना। तुम्हें अपने इसकी कसम, चैनल की कसम, चैनल की दुख है यार, तुम्हें मैं पढ़ रहे हो तो यार दिमाग आना चाहिए। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? मैं कल कमेंट बॉक्स चेक करके किसने से आंसर दिया होगा उसका नाम भी दे सकता हूँ। भैया इसने आंसर दिया, कोई कमेंट ही नहीं करता तो देखी जाएगी। अगर कमेंट करता है तो उसका मैं नाम भी लूंगा, भाई इसने सही नाम आंसर दिया तो उसका नाम भी लूंगा मैं आपसे, ठीक है। मेरे को चाहिए पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, ये मैं बता दूंगा भाई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अभी पढ़ गया है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो मैं क्या आप ही बता दोगे। चलो पहला पॉइंट क्लियर। अब आती है कि भैया 1774 में जो कलकत्ता होगी, अब देख लेंगे ये एक लास्ट में आएगा, एक स्टेप बाद में आएगा। इसमें बोला गया कि भैया तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। अब तीनों के अलग अलग गवर्नर है, तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, तो अब बंबई और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो इनके अधीन आ जाएंगे, यानी कि मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर, बॉम्बे के गवर्नर, मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अब से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। चलो लो, अब आता है कि भैया से बोला गया कि 1774 में कलकत्ता में यार एक क्विज टेप और रोकनी पड़ेगी, एक पॉइंट और इसको मैं लिखाना चाहता हूँ, फिर आप बोला भैया आप लिखाएंगे। अब देखो जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, नहीं आप चलो 1774 में जो कलकत्ता होगी, कलकत्ता में एक होगी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल फॉलो करेगी 1+3 का, 1+3। एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश,
मुख्य न्यायाधीश और 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश मैंने जो टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको लिखवा दिया था, अलग अलग थे, 3 अलग अलग थे, 4 हो गए। अब भाई साहब ये अपने देख लिया। अब क्या होता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसकी हेल्प करने के लिए 4 सदस्य है। भाई साहब हम हेल्प करेंगे, 4 सदस्य है, एक तू, यानी कि अपन कितने हो गए? 4 जने। मान लो आप 4 जने हैं, मैं बंगाल का, भैया हम आप ही करेंगे क्या? हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के लिए 4 सदस्य है। अब 4 सदस्य जहां इसको बैठेंगे, जहां एक जगह जहां बैठेंगे, उस बैठने वाले स्थान को, ये 4 सदस्यों को क्या बोला गया? एक परिषद बोला गया। इसको बोला कार्यकारिणी परिषद। किसकी? बंगाल के गवर्नर जनरल की, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए या के सहायता के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होगी। एक कार्यकारिणी क्या होगी? परिषद होगी। एक कार्यकारिणी क्या होगी? परिषद होगी, जिसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें 4 सदस्य होंगे। लो जी, फटाफट नोट करो। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, 1 सेकेंड। रफ कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसी में ना कोर्ट जो इसमें बोला गया कि भाई जो कंपनी के जो अधिकारी थे उसको ना उन पर उपहार, जो कि कोई राजा हो गया, कोई वहां का जमींदार हो गया, वहां का राजा हो गया, कोई वहां का जमींदार हो गया, और कोई लोग हो गए, वहां से क्या उपहार लेने प्रतिबंध लगा देते कंपनी के कर्मचारियों पर। और इसके देख कंपनी क्या बोला कि इस पे देख रेख के लिए मैंने नकेल कसना चालू कर दी थी। इसमें इस कंपनी पर देख रेख के लिए कौन? ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी थी। भैया वो देखेगी, पूरा काम करके बताएगी, हाँ भाई ये चीज ये कर रही है। राजस्व हो गया, लोग हो गए, नागरिक हो गए, क्या क्या? राजस्व हो गया, नागरिक हो गया, और एक दो चीजें और थी। राजस्व हो गया, नागरिक हो गया, कैसे क्या आपकी सेना है, उसके रिलेटेड तुम हमें सारी सूचना ब्रिटिश सरकार को पहुंचनी चाहिए। यानी कि एक तरह से नकेल कसना चालू कर दी थी ब्रिटिश सरकार। किस पर? EIC पर। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भैया हमसे ऊपर कोई कंपनी हो जो हमें समाप्त कर दे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की। फाइव का काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। चले नेक्स्ट पे। चलिए अपन पर बात करते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा दे रखा है। ये हो गया 1784। 1784 वो 1784 का कौन सा होगा? चार्टर आएगा, क्या आएगा? और 1784 का पीस इंडिया आएगा। कौन सा? पीस इंडिया आएगा। वीडियो लंबा चला है, 5 क्वेश्चन इतने चलते रहेगा रोज के 5-5 क्वेश्चन पे, जो 10-15-20 वीडियो जाएंगे, जो अपना ये हो जाएगा और आप भी बोर नहीं होंगे। थोड़ा स्पीड में देख लेना आपको वो क्या है। 1784 का पीस इंडिया एक्ट, पीस इंडिया एक्ट मतलब पीस इंडिया एक्ट, ये विलियम पीट वहां का जो PM था उसके नाम से आया था। 1784 का अपन देख रहे हैं क्या? पीस इंडिया एक्ट। चलिए 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 चालू करें। 1784 का पीस इंडिया एक्ट क्या बोला गया? इस एक्ट में बोला था भाई जो कंपनी है उसके कामों को बांट दिया गया। एक तो राजनीतिक काम हो गया और एक व्यापारिक काम हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सीधा सीधा याद होगा 1784 के दो काम। सेवन 1884 में जो कंपनी थी, कंपनी के कार्य को बांट दिया गया। कंपनी के कार्य को बांट दिया। कंपनी को दिखने लग गया था भाई बांटा कैसे? एक तो होगा राजनीतिक कार्य, एक होगा व्यापारिक कार्य,
क्या क्या हो गया, एक तो हो गया राजनीतिक कार्य, एक हो गया व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य के लिए बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, जिसको अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, पहले वाली लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको कंट्रोल करेगा कौन? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार, भैया सरकार ने साफ सी बोल दिया, भाई तू कंपनी तू काम कर रही है दो, एक तो तू कर रही है व्यापारिक काम, एक कर रही है राजनीतिक काम। ऐसा अगर तू दोनों में से एक संभाल, दोनों में से तू एक संभाल। व्यापारिक राजनीतिक कार्य को देखने के लिए स्थापना कर दी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जो कि ब्रिटिश सरकार खुद कंट्रोल करे। भैया हम देख रेख करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी देख रेख, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और जो व्यापारिक कार्य कंपनी बोली भैया ऐसा करते व्यापारिक कार्य, सुनो सर जी सरकार से ऐसा करो, हम करते व्यापारिक कार्य। व्यापारिक हमारा उद्देश्य भी व्यापार करने का था, तो हम कर रहे हैं इसका क्या, व्यापारिक कार्य। तो यहाँ पे व्यापारिक कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको कंट्रोल करेगी EIC। ये लो, ये इंपॉर्टेंट काम था। अब मैं थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में बात करूं, ये कैसे एक्ट था, थोड़ा इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, पुलिस इंडिया एक्ट के बारे में। ये एक्ट क्यों आया था, ये 1784 का एक्ट है, वो क्यों आया था? देखो जो 1773 का जो एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कुछ कमियां थी, कमियों को सुधार करने के लिए 1773 के एक्ट की कमियों को सुधार करने के लिए, ये कमियों को सुधारने के लिए क्या होता है कि जो संसद थी, ब्रिटेन में जो संसद थी, संसद में 1781 में एक एक्ट पारित हुआ, जिसको 1781 में एक एक्ट पारित हुआ जिसको बोलता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ, सेटलमेंट पारित हुआ। क्या होता है भैया, संसद में 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ, जिसे 1784 में पीड्स इंडिया एक्ट का पीड्स इंडिया एक्ट कहा। ये लो, ये इंपॉर्टेंट। चलो 1784 का पीड्स इंडिया एक्ट खत्म। ऑप्शन क्या है आगे, अब ये आगे क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, ये भी हो गया। 1784 भी हो गया। 1833 आसान है, जिसमें जो कंपनी के संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दी। ये याद रखो 1783 का 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या होता है कि कंपनी के जो संपूर्ण एकाधिकार, संपूर्ण ना कि पूर्ण बोलो, संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट 1858 का GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक सेकंड से नोट करो जरा, बीच में जरा। अब ऊपर बात करने वाले 1858, नोट कर लोगे? चलो एक बार नोट कर लो फटाफट। चलिए। अब आया GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब का पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, 1858 का GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि भैया जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, अरे बंगाल क्यों आएगा, भारत आएगा ना, भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो हो जाएगा भारत का वॉइसरॉय। अब एक्ट की कहानी सुनाता हूं भैया। ये एक्ट तैयार हुआ ब्रिटेन में, एलिजाबेथ कहती महारानी थी। एलिजाबेथ बोलती भैया अब तो EIC खत्म है, तो ऐसा करते हैं पर एक्ट बना के भेजते हैं। कुछ एक पत्र आया दस्तक, वो आता है भारत में, इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में क्या है कि इलाहाबाद में उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था कैनिंग। कैनिंग बोलता है कि भैया इलाहाबाद में आया है, किले में आया है, तो हम इसको क्या वहां से पढ़ते हैं। तो इलाहाबाद के किले से कैनिंग ने पढ़ा। कैनिंग सोचा कि भैया हम पढ़ तो रहे, अभी हम क्या है भारत के गवर्नर जनरल, ऐसा करते हैं थोड़ा पोस्ट चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल चेंज, भारत के वॉइसरॉय बनते हैं अपन, सॉरी भारत के क्या बनते हैं वॉइस, अभी गवर्नर जनरल में खेल रहे ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो भारत के क्या बनते हैं अपन, वॉइसरॉय बनते हैं। तो कि भैया ब्रिटेन से आता है, इंग्लैंड से आया एक दस्तक, सीधे देखो इंग्लैंड से आता है क्या एक दस्तक, जिसे इलाहाबाद के किले से कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, जिसे इलाहाबाद के किले से कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। अब कैनिंग क्या बोलता भाई, कैनिंग ने पढ़ लिया इसको, कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। कैनिंग ये पढ़ा कब, कैनिंग ने पढ़ा था 1 नवंबर 1858 में, क्योंकि क्रांति हो गई थी 1857 में, क्रांति हो गई तो काम खत्म। अब इसमें बोला गया कि भैया जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल वो चेंज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा भारत के वॉइसरॉय में, वो चेंज हो जाएगा भारत के वॉइसरॉय में। तो कितना कंफ्यूजन होगा, अपन रेगुलरली पढ़ ली इन चीजों को, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मतलब चीज ही वही जाएगी वहां पे। भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो हो जाएगा भारत के वॉइसरॉय में। तो पहला वॉइसरॉय कौन था, फर्स्ट वॉइसरॉय वो था कैनिंग। ये लो दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, इस जो पत्र था, दस्तक था, उस दस्तक में लिखा गया था कि जो मुगल सम्राट का जो पद है उसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मुगल सम्राट पद समाप्त, मुगल सम्राट जो पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ईआईसी खत्म कर दी, ईआईसी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया भैया, ईआईसी समाप्त। भैया तो ईआईसी कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, तो उनको भी समाप्त कर दिया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है, जिसको अपन एनालिसिस भी किया था। उसे बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन से एक्ट में समाप्त किया जाता है, 1858 का GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसको समाप्त किया जाता है। इसी समय क्या होता है कि सेना की समीक्षा के लिए एक पील कमीशन का गठन होता है, सेना की समीक्षा के लिए। मैं थोड़ा मान रहा हूं, कंफ्यूजन रहता है, ये प्रॉब्लम है, पर तो बढ़िया है। सेना की समीक्षा के लिए पील कमीशन का गठन किया गया, पील कमीशन का गठन। अब जो सेना थी ना उसकी समीक्षा के लिए क्या किया जाता है, पील कमीशन। सवाल बनता है कि भैया पील कमीशन गठन कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था, 1858 का GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, बाकी से कोई लंबा है, थोड़ा और बात करते हैं। चले 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 चलिए 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 चलिए। अब क्या होता है, यहां से एक नया पद निकल के आता है, भारत सचिव, सॉरी राज्य सचिव। यहां से एक पद निकल के आएगा राज्य सचिव, यानी कि नए पद का सृजन किया जाता है। इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, एक नए पद का सृजन किया जाता है, राज्य सचिव। राज्य सचिव के नाम से एक नए पद का सृजन किया गया, नए पद का सृजन किया गया। अब राज्य सचिव होगा तो इस पद के लिए ना सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए एक परिषद होगी,
इसकी सहायता के लिए क्या होगा, इसकी सहायता के लिए एक परिषद होगी, परिषद का क्या होगा, मेंबर्स होंगे, कितने क्या मेंबर्स होंगे, उसका हेड कौन होगा, पहला हेड कौन बना, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। राज्य सचिव, अब इसको अपन क्या बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ है राज्य सचिव, भारत सचिव, यहाँ पे लिख दो एक बार, भारत में लगा लो, कई कई जगह लिखा हुआ है भारत सचिव। तो इसकी सहायता के लिए परिषद होगी, परिषद में कितने मेंबर्स होंगे, देखो एक तो होगा कौन, भारत सचिव खुद, एक तो भारत सचिव होगा खुद, और होंगे 15 सदस्य और अन्य 15 सदस्य, अन्य क्या होंगे 15 सदस्य होंगे, टोटल हो गए 16 सदस्य, बात करें टोटल की, टोटल हो गए 16 सदस्य, 16 सदस्यों की एक परिषद होगी, इसको हेल्प करने के लिए राज्य सचिव। और भारत का पहला सचिव था, फर्स्ट इसका जो हेड बना वो था लॉर्ड नॉर्थ, नॉर्थ के नाम से था पहला हेड। लो जी भाई साहब, 1858 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं कि अपन 5 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, 1 घंटा के आसपास वीडियो भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू एनालिसिस में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।